हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अब कक्षा 10 के लिए, है ना। कक्षा 10 गणित में जो आपका पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। तो हमने जो संख्या पद्धति है 9th क्लास में जो आपका चैप्टर था उसमें हमने पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या तक वो वीडियो डाल दिया है 9th और 10th दोनों क्लास के लिए। तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा आपको रिवीजन करवा देता हूँ एक तरह से। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वह संख्या, इसकी परिभाषा है ना, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण देखिए पहले, जैसे उदाहरण लिया हमने -3। -3 को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। इसको डिनोट करते हैं आर से। क्या बोलते हैं? अगर -3 का मैं करूं वर्ग, क्या बोल रहे हैं ये? संख्या जिसका वर्ग करने पर, -3 का मैंने किया वर्ग। वर्ग का मतलब -3 इंटू -3, 3 दिया 9 और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा। ये देखिए, माइनस की संख्या थी, गुणा किया, वर्ग किया, क्या आया? 9 आ गया। किसका है? पॉजिटिव का है। तो मतलब ये 9 जो क्या है? वास्तविक संख्या। और देखिए, आप बोलेंगे सर अपरिमेय वाली, अंडर रूट वाली देखिए, अंडर रूट 2। अगर मैं अंडर रूट 2 का करूँ वर्ग, पूरी भाषा क्या बोलती है? किसका क्या करो? वर्ग करो। कोई सी भी संख्या है वर्ग करो। अगर वास्तविक संख्या पता करनी है या नहीं, क्या करो? वर्ग करो। अगर पॉजिटिव मिले तो होगी रियल नंबर, नहीं मिले तो वो होगी इमेजिनरी नंबर। आगे बढ़ेगा ना, काल्पनिक संख्या। तो वर्ग करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच जाएगा? 2। ऐसे लिए कि हम अंडर रूट 5 ले लें, क्या इसका स्क्वायर, क्या बच जाएगा? 5, क्योंकि स्क्वायर से वर्ग रूट कैंसिल। क्यों होता है कैंसिल? इसका भी कारण है। देखिए, रूट का मतलब होता है, ये रूट है, इसका मतलब होता है जैसे रूट के अंदर है, मान लो a है, कोई संख्या a है, तो रूट का मतलब क्या होता है? a की घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? a की घात 1/2। तो अगर मान लो ये a की जगह पे अब हम 2 को मान लेना, मतलब a की जगह पे क्यों है 2, ऐसे मान लेते हैं। a की जगह पे क्या है 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की घात 1/2। ये रूट 2 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 1/2। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? वर्ग। ये लग गया, हमने लगा दिया वर्ग। अब हमने कुछ परिमेय होती है, जैसे कि a की घात अगर m है और उसके घात अगर n लगी हुई है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? a की घात m इंटू n। तो देखिए, यहाँ पर a की जगह पर हमने क्या मान लिया? 2। 2 के ऊपर घात कौन सी? 1/2। ये जैसे 1/2 की जगह पर अपने क्या है? m है, और उसके ऊपर लगी है घात n। n का मतलब अपने यहाँ 2। 1/2 इंटू, अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 1। मतलब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 का मतलब 2। ऐसे सोल्व होता है अंडर रूट। और घन का मतलब होता है 2। जैसे ये अगर घन लिखते हैं ना, घन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3, फिर ये 2, ऐसे लिखा जाता है घन। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम पहले, है ना। ये चीज आपको समझ में आई होगी पहले कि रूट को भी कैसे सोल्व करते हैं ना। मैं आपको कुछ रूट दे देता हूँ, तो आप उनको सोल्व करके देखिएगा पहले, है ना, कि हमसे रूट सोल्व होता है या भी नहीं होता है। जैसे मैंने दे दिया अंडर रूट 36, इसको सोल्व करके बताएंगे ना क्या होता है। फिर मैं आपको कुछ संख्या देता हूँ, इसको सोल्व करेंगे और बताएंगे कि वास्तविक संख्या है या नहीं है ना। ले लेंगे अंडर रूट 5, अंडर रूट 50, अंडर रूट 10। आपको ये 4 संख्या है, इनका देखना है कि ये वर्ग है या, मतलब ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। वर्ग करो और हल करो। ठीक है, अगर आपको समझ में आई होगा, वैसे ये दिख ही रहा है कि रियल नंबर है या नहीं है। और मैं दे देता हूँ एक आपको -5, इसका भी पता करना है। एक ले लो -45,
ये पता करना है ये रियल नंबर है या नहीं। तो ये 6 सवाल है, आप इनको हल करिए, कमेंट में इनका आंसर लिखिएगा, है ना, ठीक है। ठीक है, अब सर आप बोलोगे सर अगर रूट के अंदर माइनस भी आ जाए तो, जैसे मैंने लिया अंडर रूट माइनस का 5, अब बोलोगे सर इनका पता करना है कि रियल नंबर है या नहीं है, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या कर दो, वर्ग, मतलब मैं क्या करूँगा, अंडर रूट -5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा -5, तो क्या आया, हमने वर्ग, हमें जो संख्या दे रखी थी वर्ग किया, क्या आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव, धनात्मक आया ऋणात्मक, मान क्या आया ऋणात्मक, तो ये संख्या वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर नहीं होगी। आया समझ में, रियल नंबर, ये संख्या होगी काल्पनिक संख्या, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या इमेजिनरी नंबर, है ना, ऐसे नोट पे ऐसा कुछ नहीं है इनमें, बस आप याद रखिएगा, आपके 10th में लेवल नहीं दे रखा है, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, अगर रूट के अंदर कोई सी मैंने संख्या दे रखी हो उसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आप मेरी भाषा लिख दीजिएगा पहले, फिर हम आगे देखते हैं इसमें ना क्या क्या है। वैसे कुछ नहीं है, इसमें सीधा हम प्रश्नावली शुरू करेंगे, पहले उससे पहले हम आपको कुछ उदाहरण है वो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपकी पूर्णांक धन, इसके बारे में दे रखा है इसमें, एक चीज हम इसमें पहले वो हम समझेंगे, पहले ना अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अब आपको लगभग आता तो हो गया अभाज्य गुणनखंड कैसे हल करते हैं, वो जो आपकी जो भाज्यता के नियम है वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर, है ना। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को पहले देखिएगा कि निकालते कैसे हैं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता दूंगा वैसे, पर आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। जैसे अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि ये संख्या एक अपने अभाज्य, क्या संख्या अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या दो संख्या यहाँ पे देख ही लेते हैं हम, है ना, पहले देखते हैं अभाज्य संख्या, है ना, वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से भाज्य होती है ना, ये यहाँ पे हम और कॉमन ऑब्लिक कैसे लिख सकते हैं, यहाँ इसी लाइन से अधिक संख्याओं से भाज्य होती है, बात एक ही है ना। गुणनखंड का मतलब, जैसे देखिए गुणनखंड का मतलब होता है क्या है, जैसे ये है 16, ठीक है, अब 16 का गुणनखंड का मतलब हम कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करें कि 16 आ जाए, जैसे मैंने कर दिया 2 × 8, फिर क्या कर दिया मैंने 16 × 1, फिर 4 × 4, तो ये जो है ये इनके गुणनखंड है, ठीक है, जिनको गुणा करके हम वो संख्या प्राप्त कर लेते हैं वो क्या होते हैं, उनके गुणनखंड ही होते हैं। तो अब देखिएगा आगे हम देखते हैं ना, इसमें एग्जाम्पल आप सब लिख सकते हैं, सबका मतलब विषम संख्याओं, एक तो आप जो विषम संख्याओं में कुछ संख्या है उनको छोड़, जैसे पहले एग्जाम्पल होगा इसमें, शुरू कहाँ से होगा देखिएगा, पहले शुरू होगा ये 4 से, क्यों, अब आप बोलोगे सर 1 भी तो है, 2 भी तो है, 3 भी तो है, पहले आपने 4 से क्यों शुरू किया, तो सबसे पहले देखिएगा 1
न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है। मतलब एक को हम न तो भाज्य में काउंट करते हैं न अभाज्य में काउंट करते हैं। फिर देखिएगा दो, दो के गुणनखंड क्या होते हैं? एक इंटू दो। इनकी परिभाषा क्या है, क्या बोलते हैं? ये दो या दो से नहीं, यहाँ से कीजिएगा, दो से अधिक गुणनखंड है ना, इसके दो से अधिक गुणनखंड हो। इसमें गुणनखंड कौन से? एक और दो, ठीक है। दो गुणनखंड से अधिक होने चाहिए। एक दो संख्या खुद हो जाएगी, एक एक हो जाएगा। इन दोनों के अलावा और अगर कोई संख्या होगी तो हम क्या लिखेंगे? वो संख्या होगी, अगर ऐसा होगा कि दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो होगी भाज्य संख्या, दो गुणनखंड ही होंगे तो उनको कहेंगे हम अभाज्य संख्या। इसमें बताइए दो और एक में कितने गुणनखंड है? दो, इसलिए ये संख्या कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या। इसको इसलिए इसमें काउंट नहीं करेंगे। एक संख्या देखिए तीन, तीन के गुणनखंड तीन इंटू ये भी दो, दो से ज्यादा चाहिए। अब चार देखिए, चार के दो इंटू दो, चार इंटू देखिए, एक दो इंटू दो हो गया, एक चार इंटू एक हो गया। गुणनखंड बढ़ गई, इससे ज्यादा हो गई, इसलिए ये संख्या किसमें आ जाएगी? भाज्य संख्या के अंदर आ जाएगी। ठीक है, चलिए ऐसे समझ में आपको क्यों होगा? वो वह संख्या जिसमें दो से अधिक गुणनखंड होते हैं या दो से अधिक संख्याओं से भाज्य होती है, इसलिए अब जैसे चार दो से भी भाज्य है, चार एक से भी भाज्य है, चार चार से भी भाज्य है, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। इसलिए क्या होगी? चार भाज्य संख्या होगी। ऐसे समझ में? अब कमेंट कर दीजिए अगर बाई चांस देखो कुछ रह जाता है कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तुरंत उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं वैसे हम, चार छः आठ दस, नौ भी लिख देते हैं, नौ दस बारह चौदह आगे 12। अब दूसरी संख्या हो जाएगी अपने अभाज्य संख्या। ये भाज्य अभाज्य सम विषम, इसके एक वीडियो और बना देंगे हम, क्या वो संख्याओं में अंदर हो जाएगा। वैसे वो भी आधा घंटा का वीडियो गया इसलिए ना। अभाज्य संख्या ये वह संख्या जिसके, इसका 22 कर लो, है ना, जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड ना हो। एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे दो, फिर लिखेंगे तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 आगे डॉट। ठीक आया समझ? ऐसे ऐसे है ना, जिनके दो दो या दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो, मतलब। और इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हैं? वह संख्या जिसमें केवल स्वयं का या एक का भाग जाता हो, वह संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। इसमें वह संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, वो होती है वो होती है भाज्य संख्या। जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, वो होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको आया होगा समझ, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन थोड़ा क्लियर कर देते हो, है ना। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक होती है, दो नहीं होती, दो से अधिक होती है वो कहलाती है भाज्य संख्या। जिसके गुणनखंडों की संख्या दो होती है वो कहलाती है अभाज्य संख्या। एक परिभाषा क्या बोल सकते हैं हम? जिसके जो है जो खुद मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी भाग जाता है, जिसका वो भी क्या होती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के अंदर जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो आया होगा तो आपको समझ में। आगे देखते हैं, है ना। चलिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या का मतलब आपको समझ में आया होगा, जिसमें या तो एक का भाग जाता है या केवल स्वयं का भाग जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? 2, 5, 7, 3,
ठीक, यहाँ पे लेना कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे 11 13, मतलब अभाज्य संख्याओं के अंदर जो हम गुणनखंड करेंगे वो इनमें ये ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं ना। पहला दिया कि अभाज्य गुणनखंड निकालते भी कैसे, जैसे हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड 64 का, हमें बोलना है, हमें बताया गया है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं, चलिए ये डाली फिर ये डाली, ये तो होता है, इसको करने के लिए प्रोसेस पहला है फर्स्ट है ना, आपको ऐसे लाइन खींचनी है और एक ऐसे लाइन खींचनी, इसमें लिखना है हमको 64। अब देखना है सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसका इसमें भाग जा रहा हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का भाग। देखिए 2 का भाग जा रहा है, पीछे का अंक 4 है, वो भाज्यता नियम में थोड़ा बताया था ना, तो 2 की भाज्यता नियम को कहता है जिस भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। इसमें संख्या इकाई का अंक 2 4 है तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। 2 का भाग दिया 6 में गया 3 बार, 4 में गया 2 बार। फिर से देखिए इकाई का अंक 2, फिर से हम 2 का भाग लेंगे, फिर आ जाएगा 16, 2 1 2 1 बच गया 2 3 2 3 12। ठीक है, फिर हमने 2 का दिया आ जाएगा 8, फिर 2 का दिया फिर आ जाएगा 4, फिर 2 का दिया आ जाएगा 2, 2 का दिया आएगा 1। तो 64 के गुणनखंड क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 है ना। देखिए अब इसको हम 64 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 6। ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड करने का मेथड। और हम उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे हम उदाहरण ले 75 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले देखेंगे 2 का भाग, देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5, और जबकि भाज्यता नियम बोलता है कि 2 का भाग तभी जाएगा जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। यहाँ पे देखेंगे 3 का, देखते हैं 3 की भाज्यता नियम बोलता है अगर संख्याओं को जोड़ो, जैसे संख्याओं को जोड़ो मतलब 7 + 5 क्या हो रहा है 12, अगर संख्याओं को जोड़ने पर 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या किससे भाग होगी, 3 से। मतलब इसमें 12 है, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 75 में भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया 3 बचे 15। अब देखिए वापस 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी देख लेते हैं, जोड़े 5 और 2 7, 7 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं दे सकते। अब जो बोलते हैं 5 की भाज्यता का नियम बोलता है कि अगर संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 नहीं है, क्या है 5 है, तो भी जाएगा 5 का भाग, ये दिया हमने 5 मुझे 25 और 5 में केवल 5 का भाग जाता है। अब 75 का भाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम एक फॉर्मेट कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 की घात 2। क्यों 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 की संख्या कितनी है 1 और 2, इसलिए 5 की घात 2। भया होगा समझ में। जैसे बेसिक चीजें ये आपको आनी ही चाहिए पहले ही, लेकिन मैंने आपको थोड़ा और बता दिया, और अगर आपको इसमें कमी रह गई हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आता ही होंगे। अब पहले हम उदाहरण देखते हैं आपके, है ना, कि संख्याएं, पहला उदाहरण है ना, पहला मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उस हिसाब से आप भी कॉपी में लेके बैठिएगा साथ में ना। संख्याएं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक संख्या है, वो मान लें हम 4 की घात n, तो n यहाँ पे क्या है, एक प्राकृत संख्या। क्या संख्या, प्राकृत। प्राकृत नाम आप सुनते ही आपको याद आना चाहिए, शुरू कहाँ से होती है 1 से, मतलब n का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 आगे अंत तक हो सकता है ना। अब ये बोल रहे हैं कि जांच कीजिएगा क्या n का मान ऐसा मैं कोई मान रखूं n का कि मुझे ये पूरी संख्या का मान 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसके लिए पहले तो करके देख लेते हैं, बाकी मैं आपको और ये उदाहरण के हिसाब से जो किताब में दे रखा है उस हिसाब से बताएंगे ना। जैसे हमने ये बोल रहे हैं कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो n का मान क्या होगा 1 2 3 4,
ऐसे होगा। तो हमने पहले लिया n का मान 4 की घात 1, क्या आ रहा है 4। दूसरा लिया हमने 4 की घात 2, क्या आ रहा है, ये स्क्वायर मैंने बताए थे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 इंटू 4 बराबर 16। तीसरा मान लिया हमने 3, 4 3 3 आएगा तो 4 कितनी बार गुना होगा, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। जैसे हमने लिया n की घात 4, कितनी बार गुना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 128 और 5 256। ठीक है, ऐसे देखिएगा। अब ये तो समझाने के लिए, क्या आप बताइए, हमने n का मान रख रहे हैं, हम 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, क्या बताइए यहाँ पर कहीं पर भी 0 मान प्राप्त हो रहा है हमको? नहीं ना। ये उदाहरण नहीं पूछ रहा है कि क्या आपको कोई सी भी संख्या है उसमें आप n का मान रखते जाइए, क्या ऐसा भी कोई कंडीशन आएगी किसी समय जब ये जो पूरी संख्या है वो शून्य पर समाप्त हो, मतलब उसके इकाई का अंक कहाँ पर समाप्त हो, ये जो इकाई का अंक है वो 0 आए? क्या आप बता सकते हैं क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आया ना, 6 आ रहा है, ऐसे ही 4 से 4 से ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो हम ऐसे, ये तो एक तरह से क्या लेंथी मेथड हो जाएगा, ऐसे बार बार करके देखेंगे नहीं। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4n पर n एक प्राकृत संख्या हो जब 4n 0 पर समाप्त होता हो, ऐसा कोई अंक नहीं है। ठीक है, अब इसको जो किताब में आपके दे रखा है उस हिसाब से कैसे करते हैं, उस हिसाब से देखिएगा, है ना, ये भी साइड में कर देते हैं ना ताकि आपको पता रहेगा। अब करने का तरीका क्या होता है, 4 की घात n है। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 4 की घात 2 की घात n ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और इसका मतलब क्या होता है, 2 की घात 4, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 की घात, ऐसा होता है। 0 कब आएगा, हम अगर भाजकता का नियम देखें, मैंने अभी एक नियम बोला था 5 की भाजकता का नियम, किसकी भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो क्या वो संख्या किससे होगी, 5 से भाज्य होगी। लेकिन हमें यह पूछना है कि क्या आना चाहिए, 0। तो आप देखिए 2 की भाजकता के अंदर भी 0 है, लेकिन ऐसा कोई मान प्राप्त नहीं होगा। अगर हम 2 को, आप बोलोगे सर 10 तक जाएंगे तो 5 आ जाएगा ना सर, तो उसके लिए साथ में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ऐसा कोई मान नहीं है जिसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे किया जाओ और आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 256, 512, 1024। हो रहा है, नहीं होगा, मान आएगा ही नहीं। जब तक 5 से गुणा किसी संख्या को नहीं करेंगे तब तक, या तो आप 10 तक आएगा, 10 में भी 5 में तो लिख सकते हैं 10 को, इसलिए मेन अंक क्या होगा 5। अगर ये हम इसका टुकड़े गुणनखंड करेंगे, जब तक इसमें 5 नहीं होगा तब तक 0 नहीं आएगा। ये आपकी किताब की लैंग्वेज में लिख रखा है कि यदि ये बता रखा है इसमें, समाप्त होती है 5 विभाज्य होगी। यदि n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर संख्या 0 होना चाहिए तो वो किससे विभाज्य होगी, 5। मतलब अगर हमें 0 चाहिए तो 5 होना ही चाहिए उसके भाज्य गुणनखंड में, नहीं तो वह संख्या इकाई का कभी 0 नहीं होगा। अर्थात 4n के लिए अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, मतलब क्या कंपल्सरी है, जब तक नहीं आएगी तब तक 0 नहीं आएगा। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n को हम 2 की घात 2n, अब वो भी मैंने बताया था, a की घात m के घात ऊपर n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना। ये मैंने ये लिखा, ये भी सही है, ठीक है। 2 की घात 2 ये, इसी कारण 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, 2 ही आ सकती है, क्योंकि हमने भाज्य गुणनखंड करके देखे 2 इंटू 2 ही आ रहा है, 5 तो कहीं है ही नहीं इसमें। अंक गणित के आधार पूर्व प्रमेय इस विचार से हम निश्चित करते हैं कि 4n के लिए अभाज्य, 4n के लिए गुणनखंड 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो आप देखिए 4n के लिए 2 के अलावा हम और कोई सा भी गुणनखंड नहीं है। जैसे उस 0 के लिए तो हमें स्पेशल 5 चाहिए, लेकिन ये 4n के लिए हमें 2 इंटू 2 के अलावा और कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है ना। तो जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त, ऐसा इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए ये थोड़ी देर की उसका कोई, आप समझ लीजिए सीधा,
हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2, लेकिन अगर इसमें हमें 0 चाहिए तो हमें गुणा अभाज्य गुणनखंड के अंदर संख्या कौन सी चाहिएगी 5। अगर 5 नहीं है तो अपने 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तब तक अपने इकाई का अंक कोई सा भी 0 नहीं मिलेगा। ये उदाहरण यही बोल रहे हैं। इसी आपकी जो प्रश्नावली है उसमें ये दे रखा है शायद 6 की घात n के रूप में इसे, तो उसको हम और देख लेंगे वहां पे ना, ठीक है। चलिए अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक तो हमें चाहिए एलसीएम, एक चाहिए हमें HCF। अब बोलोगे सर एलसीएम क्या होता है, HCF क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको GCF भी बोलते हैं ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह नाम सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो क्या बोलती है एलसीएम। जैसे एक कोई संख्या है, जैसे हम 2 संख्याएं ले लेते पहले है ना, एलसीएम निकालने का तरीका भी देख लेंगे। एक संख्या ले ली हमने 16 और एक संख्या ले लेते हैं मान लीजिए 25 ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने का ये तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि है, लेकिन इसमें दोनों संख्याओं को साथ में लेके 20 में लगा दिया कॉमा। अब देखिए पहले 2 का भाग देंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी जाता होगा तो भी हम देंगे ना। तो 6 में जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है, लेकिन 16 में जा ही रहा है 2 का। कितनी बार गया? 8 बार। 25 को ऐसे का ऐसा, फिर देंगे 2 का वापस, कितनी बार गया? 4 बार, फिर 25 ऐसे का ऐसा, फिर वापस दिया 2 का 25 ऐसे का ऐसा, वापस दिया 2 का 1 25 ऐसे का ऐसा। अब देखिए 1 आ गया, रुक जाना है। फिर दूसरी संख्या को देखिए, अब 25 में किसका जाता है? 2 का जाता है, नहीं जाता। 3 का जाता है, नहीं जाता। किसका जाता है? 5 का। 1 को 1 के वापस नीचे की 25 में 5 का कितनी बार गया? 5। फिर देखिए 5 में किसका भाग जाता है? केवल 5 का। 1 तो 1 का आ जाएगा और 1 5 एकम 5। अब इसके एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इनको गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80 एंड 8 बन जाए 40 में, हो जाएगा 400। वापस गुणा करें। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 8 दूना 400 है ना। अब देखिए ये बोल रहा है कि 400 पहली वो संख्या है, 400 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 16 का भी भाग जाएगा और 25 का भी भाग जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 400 से नीचे मतलब आप 400 से मतलब 399 से लेकर और 20 में चले हम 1 तक, यहाँ पर कोई सी भी एक भी संख्या नहीं होगी जिसमें 16 का भी भाग जाए साथ में और 25 का भी भाग जाए, ऐसी कोई सी संख्या नहीं होगी। इसलिए 400 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 16 और 25 दोनों का भाग जाएगा। अब इस 400 से बड़ी बहुत सारी हो सकती है, 400 से बड़ी हम 800 ले लेते थे। 16 का भाग जाता है नहीं जाता है? ये दिया हमने 16 का, 16 बजे 80, ये जा रहा है देखो 50 का थोड़ा। फिर 25 का देखे 800, 25 75, 5 का 25 में 400 छोटी से 400 से नीचे की जो संख्याएं हैं उसमें ऐसी कोई सी संख्या नहीं होगी जिसमें 16 और 25 का एक साथ उसमें भाग जाता हो, लेकिन 400 से बड़ी से 400 से आगे तक तो जाएगा ही। तो इसलिए 400 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 16 और 25 दोनों का भाग जाता है। इसलिए एलसीएम की परिभाषा क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, वो क्या कहलाता है? एलसीएम। साथ में एचसीएफ भी देख लेते हैं। एचसीएफ निकालने का अलग मैटर, एचसीएफ अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकलता है ना। ये हो जाएगा 25, यहाँ पे 2 का भाग दिया 16, ये आ जाएगा 5 का दिया। अब देखिए 16 का क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25 का क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5। अब एचसीएफ निकालने का तरीका है, एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं में चला जाता है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है।
HCF क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देती है। अब देखिए हमने अलग अलग निकाल, लेकिन इन दोनों में देखिए क्या कोई कॉमन आ रहा है? ऊपर 5 नीचे 5 है, ऊपर केवल 2 2, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसके एलसीएम क्या हो जाएगा? केवल 1। अगर दोनों में कॉमन आता, मान लेते हम यहाँ 25 ना होकर अगर मान लेते होता 50, तो ये इसके पास गुणनफल क्या आ जाते? 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसमें कॉमन क्या हो जाता? 2 इंटू 2 हो जाता। एग्जाम्पल के रूप में 2 इंटू 2 हो जाता, तो इसके बाद गुणनफल क्या आ जाते? मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाता? 2 आ जाता। मतलब बहुत दो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाता है, 16 और 50 में ना। हम संख्या ये ले लेते हैं ना, मान लिया हमने 50 यहाँ पे मान लिया ना, आपको समझाने के लिए केवल दो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वो होती, दो होती जो 16 और 50 को दोनों को विभाजित कर देती। बाकी आप 2 से आगे तक कितनी भी संख्याएं देख लो, एक साथ किसी का भाग नहीं जाएगा। अगर आप 4 से ट्राई कर लेते, 4 में 16 का भाग, 16 में 4 का भाग भी चला जाएगा, लेकिन 50 में देखिए पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 4 एकम 4, 1 बचता 4 8, देखिए 12 तक ही जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो एलसीएम क्या बोलता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। एचसीएफ बोलता है एलसीएम बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। एचसीएफ बोलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देती है। ठीक है, आया समझ में? ये एलसीएम और एचसीएफ का छोटा सा बेसिक है ना। अब आगे देखिए, अब आपका उदाहरण सॉल्व करते हैं। एक तरह से तो वही किया हमने, संख्या ही दे रखी थी हमने। 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, 20 के बाद गुणनफल निकालेंगे, लेकिन 6 का निकालेंगे ना। 6 का 2 3, 2 का भाग 6 में दिया, 3 में 3 का भाग 2 इंटू 3 आगे, फिर निकालेंगे 20 का 2 10 2 5 5 20 के बाद गुणनफल क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए सॉरी है ना, पहले हम निकाल देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमने दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनफल निकाल लिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप देखिए इन दोनों में ये 2 कॉमन है, ऐसे बनाते हैं जोड़ा। क्या बनाते हैं? जोड़ा। तो अब देखिए जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। यहाँ पे कॉमन क्या है? 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। एचसीएफ निकालने का तरीका, दोनों को साथ में 6 और 20 है ना, 2 3, ठीक है 10 बार, 2 का 3 5, फिर 3 का। अब वैसे आप देना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 5 में केवल 5 का, लेकिन लिखने के लिए लिख देते 3 ये 5 ठीक। अब इसका बाद इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में क्या करते हैं? 2 इंटू 2 4, 4 तक 12 12 बजे 60। एक बार मैं आपको वापस वो लाइन बोलता हूँ। एलसीएम का मतलब एलसीएम में मान बटा आता है, लेकिन परिभाषा के अंदर इसमें छोटा लिखा जाता है ना। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है। और एचसीएफ क्या बोलते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देती है। ठीक है, अगर 2 से कोई सी भी बड़ी संख्या नहीं होगी, 2 से जो 6 और 20 को एक साथ विभाजित कर सकते, तो इसका अर्थ हो गया इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 60। चलिए अब आप उदाहरण देख लेते हैं इस वीडियो में जल्दी जल्दी से। एक फॉर्मूला भी होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। इसको हम उसके हिसाब से समझ लेंगे। जैसे हमें उदाहरण नंबर 3 दे रखा है ना, कि संख्याएं अपने पास है 96 और एक है 404। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और हाँ ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या, दोनों को लिखेंगे साथ में, जैसे 96 और 404। ठीक है, पहले किसका भाग देंगे? 2 का, 2 चौक 8, 2 8 16।
मैं फास्ट फास्ट कर देता हूँ, आप पहले एलसीएम एचसीएफ का एक वीडियो और बना दूंगा वैसे, फिर आप देख लीजिए इसमें ना, ये बता देता हूँ आपको इसकी। 2 का जाएगा 48 पे कितनी बार जाएगा, 24 बार, ये हो जाएगा 101। वापस 2 का देंगे कितनी बार, 12, ये हो जाएगा 101। फिर देंगे हम 2 में 2 का, ये जाएगा 6 बार, ये 101। फिर देंगे 2 का 3 बार, 101। देखिए अब 101 वह संख्या आ गई। 101 अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या को 101 भाग दे के देख लो किसका जा रहा है क्या 10 तक, तो वैसे ही नहीं जा रहा है। 11 नहीं, 11 में नहीं जाएगा। 13 104 नहीं, 70 नहीं। ये 101 ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 101 में किसका भाग देंगे, केवल 101, इसलिए 1। अब इसके एलसीएम क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 × 3 × 101। ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 किया 9, किया जाएगा 96। अब हमको 101 और 96 गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 96 और 96। ठीक है, ठीक है। थोड़ा लंबा गुणा हो गया ना इसलिए। हाँ चलिए, क्या आ जाएगा फिर 96। ये थोड़ा बड़ा पड़ता है आपकी किताब में, ये इसके हिसाब से भी दे रखा है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा एचसीएफ याद कर लेते हैं। मैं एचसीएफ के लिए क्या पहले 96, 2 50, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1 और क्या दे रखा है 404। देखिए 202, 101, 101 में से 101 का बात आएगा, क्या जाएगा 1 बार। इसके एचसीएफ क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 है ना, 2 और 404 के 2 × 2 × 101। अब जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। यहाँ से एक जोड़ा से एक अंक लेंगे, यहाँ से लिया 2, दूसरे जोड़े से भी एक अंक, यहाँ से लिया 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ 96, एचसीएफ 4। आपकी जो किताब में दे रखा है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ जल्दी से। किताब में पहले एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ का हमने क्या है, आपने एचसीएफ 4 आ गया, उस हिसाब से इसने क्या किया, एलसीएम तो ये दे रखा है, एचसीएफ का मान रख दिया 4। संख्याओं का गुणनफल मतलब 96 × 404। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा फिर, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 96 × 404। हाँ तो ये 96 404, ये 4 से 101 बार कट जाएगा, फिर आ जाएगा अपने 96। ये आपको आगे होगा समझ, उदाहरण ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ना। तो आपका जो उदाहरण है वो आगे वाला सेम ऐसे ही है। तो आपके एक काम कीजिए, पहले आप ये जो उदाहरण नंबर 4 है उसको पहले आप सोल्व कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको ना, फिर आपके 1.1 शुरू करेंगे। तो आप पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं काम नहीं दूंगा आप तो सिर्फ सीधा हलवा के जैसे देखते रहोगे। तो सबसे पहले एक बात देखिएगा, अपना हाथ जगन्नाथ। जब तक हम खुद के हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी। तो उदाहरण नंबर 4 आप सोल्व करेंगे, फिर हम 1.1 से आगे
14 नंबर मैं और समझा दूंगा वैसे, पर आप पहले खुद से सोल्व करेंगे, उसके बाद है ना, और फिर हम 1.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।